नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सुंदर आज उपस्थित हूँ डॉक्टर सुमति अय्यर की कहानी शेष संवाद को लेकर। शेष संवाद उनके कहानी संकलन की शीर्षक कहानी है, यानी कि जो संकलन शेष संवाद नाम से है उसकी ये कहानी है और थोड़ी अलग अंदाज में लिखी हुई है। जैसे शीर्षक है शेष संवाद, उसके बाद पहला वर्ष, अल्लाह रिघु पहला वर्ष, और संवादों में प्रारंभ होती है इस हेडिंग के बाद कहानी। नमस्कार, कहिए। मुझे डॉक्टर राणे ने, उसकी मुस्कुराहट में आंखों की चमक कहां से आ जाती है। इसने आंखें झुका ली और बैग को कसकर पकड़ लिया। आप क्या क्या कर सकती हैं? आपका मतलब नहीं समझी मैं। आई मीन लिखना, पढ़ना। किस तरह के लेख लिखे हैं आपने? वो उत्साह से भर उठी। सभी तरह के, राजनीतिक, फिल्मी और पुस्तक समीक्षा। बस बस बस, मैं अभी आपको 2 किताबें दिलवा देता हूँ। कब तक लिख लाएंगी? बस कल तक? ओके, गुड लक। काम में वो इतना मशगूल क्यों रहता है? इसको आए आधे घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, पर वो है कि आंखें ही नहीं उठाता। इसने धीमे से खखारा। आप आ गई? जी, वो लेख। बैठिए बैठिए। लेख लेते समय ये जाने में हुआ या अनजाने में, ये वो नहीं जानती, पर उस स्पर्श की परिभाषा वो बरबस समझ लेने की उम्र में आ गई है। पर यह भी सच है कि उम्र परिभाषाओं या कोरे आदर्शों का उदाहरण नहीं हो सकती। आपसे बेतकल्लुफ होना चाहूं तो कोई एतराज है आपको? जी नहीं। तो फिर मेरा आप और आपका जी दोनों को विदा किए देते हैं। वो ठहाका लगाता है, जैसे उसकी बात उसे खुद लतीफा लगी हो, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि इसे ये सब बड़ा फालतू लग रहा है। कुछ अंतराल के बाद है, तुम नहीं जानती विशा, मैंने क्या कुछ सहा है, और वो भी अकेले। पर एक बार भी हल्की सी कराह मेरे मुंह से किसी ने नहीं सुनी होगी। वो धीमे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको आश्वस्त करना चाहती है। क्यों? ये वो समझ ही नहीं पाती, पर कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो उन दोनों के बीच आधार बनता चला जा रहा है। मैंने बचपन खिलौने, साथियों या माँ बाप की चिरौरियों के बीच नहीं गुजारा। अकेला रहा और पला, फिर एक निरंतर खोज में लगा रहा, कभी न खत्म होने वाली खोज। कितनी नौकरियां छोड़ चुका हूं। लगता है एक बिंदु है जो बस पकड़ में नहीं आता। उसका कोना भर छू लूं तो सारी तलाश का अर्थ समझ जाऊंगा। तब से निरंतर हाथ फैलाए टटोल रहा हूं। कितनी नौकरियां, कितनी प्रेमिकाएं, बस हर बार जैसे बिंदु का कोई भाग छू भर पाता हूं और फिर कुछ नहीं होता। उसकी आंखों की कातरता इससे देखी नहीं जाती।
तुम सोचते हो, हाँ, तुम जानती हो, मैं तुम में भी वही कुछ तलाशना चाहता हूं, वही शायद पा जाऊं। अच्छा, तो ये प्रयोग होगा ना? नहीं, प्रयोग ही क्यों? हो सकता है हकीकत हो और मेरा प्राप्य मुझे मिल जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है साल 2 साल और फिर वही भटकाओ। उसने इस बात का उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसने इस बात का उत्तर? वो उसे एकटक देख रही है। वो उसके पास तक आया है, इतने पास कि जैसे उसे सांस लेने में संकोच होने लगा। तुम पेसिमिस्टिक क्यों हो? हमें घर नहीं, सिर्फ छत बनानी है, जहां दीवारें नहीं, सिर्फ छत हो। एक साथ रह सकें, एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे का सुख दुख। हाँ, बस बस ये भी सही। वैसे ये हिंदुस्तानी भावुकता है और कम से कम तुम तो इससे उबर कर दिखाना। सिर हिला दिया उसने धीरे से। मुझे दीवारें नहीं चाहिए जो कैद कर सके और मैं कहीं जा ना सकूं। मैं खुलेआम जीना चाहता हूं। और छत? जब मकान ढहे हैं और मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, तुम सिर्फ छत के ढहने पर चिंतित होने लगी हो। जीवन का बीमा नहीं करवाना मुझे। तो फिर जिस दिन छत के नीचे जिया जाने वाला जीवन दीवारों की नींव डालने लगेगा, उस दिन मैं खुद अपने हाथों से छत तोड़ डालूंगा। और फिर इसे चारों ओर इतना अंधेरा क्यों दिखने लगा है? वो पहचानना चाहती है, टटोल रही है, पर हाथ कहीं नहीं जाते। पर हां, उसे यकीन है, इसका ये लंबा मौन छत की स्वीकृति है। छतें तनाई, बिना दीवारों के जीवन की शुरुआत। छत के नीचे एक साथ रहने की आत्मीयता और पारस्परिक समझौता। इसे अच्छा लगा कि यूं जुड़ना और जुड़कर भी अलग अस्तित्व के रूप में जीना। उसकी खोज यात्रा और इसकी विकास पथ की नई सुबह। घर की 2 चाबियां, मानो 2 अलग अस्तित्व। If by chance we find each other, it's beautiful. ये उसका ब्रह्म वाक्य था। इसने भी उसे लिख लिया। तुम्हें मैंने अपने खत खोलने की इजाजत नहीं दी। I want a privacy and I must maintain it. पर क्या मेरा अधिकार तक? कैसा अधिकार? क्या पत्नियों वाले टोन में बातें करती हो? You remember? I very well remember we are friends. तो फ्रेंडशिप की कुछ सीमाएं होती हैं माय डियर। यानी मैं तुम्हारे अफेयर्स के बारे में जानती हुई भी चुप रहूं। बेशक तुम यहां मेरे रहते फिर वही मेरे रहते वाली टोन, अभी पल्लू में नाक सुड़ककर आंखों में छुपाने लगोगी। नहीं, इतनी कमजोर क्यों समझते हो मुझे? फिर I care a fig for you, anything you do. I like it. It's like विशाखा। उसने हाथ ऊपर कर लिया। वो अपना गिलास भरने चला गया है। इसे लगता है वो हर बार उससे अपनी दलीलों से बहला सकता है और यह भी जैसे बहल जाती है। कैसा मैस्मरिज्म है?
इस तरह बहलना वो कतई नहीं चाहती। वो भी जीना चाहती है तो सारे संसार मोह के बंधन को ओढ़कर या फिर सबको झटक कर, ठीक उसी की तरह निर्द्वंद और लापरवाह। मोह को कसकर क्या होगा? एक सिरा खुद ब खुद खुलता चला जाता है, तो दूसरे सिरे से वो गांठ कहां लगा सकेगी? तो फिर संबंधों को वजन देने से इसे इनकार करना होगा। पर क्या कर सकेगी? कैसे? इसे लगा वो और कुछ नहीं सोच पा रही है। वो बिंदु की तलाश जारी रखेगा और इसे एक नए सिरे से सब दोबारा सोचना होगा। अगर छत के ढहने से पहले वो बाहर चली जाए तो, और यहां खत्म हो जाता है 1 वर्ष का साथ। है ना थोड़ी अलग तरह की लिखी हुई कहानी। अब दूसरा वर्ष शुरू होता है जिसका शीर्षक है वर्णन। वर्णन दूसरा वर्ष। चाय नहीं बनाई? बनाकर पी ली है मैंने। और मेरे लिए? तुम सो रही थी, मुझे घूमने जाना था तो खुद बनाकर पी ली है। और पियोगे? बार बार चाय पीने की आदत नहीं है। सुबह सुबह इतना मिजाज क्यों दिखाते हो? मैं तो ठीक हूं, तुम्हें लगता हो तो मैं क्या कर सकता हूं? यूं अब तक ऐसी बहसों का अंत चुप से अनकहे समझौते पर ही होता रहा है। ताजी खिली गुनगुनी धूप सा समझौता। कहीं पुरानापन नहीं, पूर्वाग्रह नहीं, साफ उन्मुक्त। जैसा है ठीक वैसा ही होना काफी है। जैसे कभी तिलमिलाहट होती है, सुरक्षा के लिए खोह तलाश लेने की आदत के कारण प्रेम कितना लचीला होता है, ये हमने पहली बार जाना। सुनो, मुझे साउथ एक्सटेंशन तक जाना है पेंटिंग का सामान खरीदने। चलोगे? मेरे पास वक्त नहीं है, अकेली चली जाओ। तुम? मुझे बाहर जाना है। जान सकती हूँ कहाँ? बस पूछ लिया ना, मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैंने इस आजादी को पाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हारी आजादी नहीं छीन रही। फिर ये प्रश्न? मैं कोई मार्शल लॉ का आदी नहीं हूं, ना मैं कटघरे में खड़ा हूं, ना ही तुम वकील हो। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, नहीं बताना चाहते हो ना? सही। पूरा महीना गुजर गया है और यह अनीता के पास है। न इसने कुछ पूछा है, न ही इसके पास कुछ बचा है। जैसे यह रीत गई है। पर जाने क्या है कि मन घबराने लगा है और सारा विद्रोह जैसे काफूर। साथ रहने की शर्त नहीं थी तो अलग होने की भी क्या हो सकती है भला? पर यह अलग होना दायरे में लौटना क्यों माना जा रहा है? वो अलग है पर वो फोन करता है, टोन वही साल भर पुरानी। पर इसके शरीर में गुलाब के साथ अब कांटे भी उगने लगे। एक सुबह इसने अपना बैग संभाल लिया है और अनीता ने चुपचाप घर की डुप्लीकेट चाबी उससे पकड़ा दी। चाबी का प्रावधान उसी का तय किया हुआ था। जब साथ रहना हो, चाबी उन दोनों के पास रहेगी। जिसे जब आना है आए, नहीं रहना हो तो चाबी तिपाई पर रखकर चला जाए और संबंध शेष।
ये चाबी साथ लाई है, इसलिए संबंध को ये समाप्त नहीं मानता। फोन और दुलार भरा आग्रह, ये चाबी लेकर आई है, वो घर पर है। आइए आइए, सुबह सुबह। हाँ, बस आर्टिकल पूरा किया था, सोचा तुम्हें दिखा दूं। रख दो। बैठने को नहीं कहोगे? बैठो बेमन से। तुम्हें हर बात उल्टी क्यों लगती है? तुम सीधे मुंह बात जो नहीं कर सकते। दोस्ती के छोटे छोटे हक भी छीन कर लेने होंगे तो फिर लानत है इस दोस्ती पर। यही कहना चाहती हो ना? कह लो। वो दिन था, तुमने कनॉट प्लेस में तमक कर कहा था, मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूं। मैं भूला नहीं हूं वो वाक्य। देखो अमित, तुम आहत करने पर तुले हो तो यू आर फ्री टू डू सो, पर मैं भी तुम्हारे वाक्यों का इंसाइक्लोपीडिया बना सकती हूँ। मना किया है किसी ने? शब्द गूंजने लगते हैं सन्नाटे में। दो चाबियां क्या इतनी जल्दी खो जाती हैं? या फिर सिर्फ छत ही रह जाती है और चाबियों की जरूरत खत्म? शर्तहीन जिंदगी स्वीकार करने के बावजूद टटोलने वाला एहसास, उनसे बचने की सतर्कता कहां से पैदा होने लगी? शायद यही होता है और होगा भी। तभी ना, तभी खोज की यात्रा अनंत ही बनी रहती है। न मिलने का संकल्प टूटता है अक्सर, तो शायद लगाव के ही तहत। फिर भी फांस है कि निकलते नहीं निकलती। इतनी तनी क्यों रहती हो? ये तो तुमने सिखाया है। मैंने? हाँ तुमने। मेरे निकट दोस्ती एक शर्त थी, जरूरत थी मेरे लिए। सच कहूं तो धर्म था। पर तुम्हारे लिए एक शेड के नीचे 2 क्षण खड़े होकर एक सांस में पिया जाने वाला कैंपा कोला, यही ना? मैं कैंपा कोला नहीं बनना चाहती। तो ठीक है, थम्स अप बना लेते हैं। मजाक छोड़ो। देखो यार, छेड़ चली जाए यार से तो फिर क्या शेर था वो गुनगुनाता है पर इसे कुछ नहीं सुनाई देता, या कि ये सुनना नहीं चाहते। ये सच रिएक्टिव हो रही है। ये उसे ही नहीं, उसके सारे उत्तराधिकारियों को बता देना चाहती है कि संबंधों के स्तर पर सिर्फ प्रतिबद्धता ही चल सकती है, चाहे संबोधन हो या ना हो। प्रतिबद्धता से रहित संबंध जंगली होते हैं और उनको जीने वाला खूंखार जानवर। सुनो, कहो, मैं शादी करने जा रही हूँ। खूब, यानी आप 2 साल तक संस्कार मुक्त होने का ढोंग रचती रही और अब अपनी असली हिंदुस्तानियत पर आ गई हूं, यही कहना चाहते हो तुम? हाँ, और यह भी कि मुझे इसकी आशंका पहले से ही थी। क्यों? वही फॉर्मूला। खूब, अब सफाई भी देने लगी हो और आरोप भी। आरोप मैं किसी को नहीं दे रही। सारी स्थितियों की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेती हूँ। क्या राजनीतिक टोन पाया है। पर सिर पर पल्ला कर लेती। तुम आई हो पूरे साल भर बाद। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरे जीवन में जो वैक्यूम तुम छोड़ गई थी उसे भरने के लिए किसी की जरूरत थी? और वो किरण के रूप में पूरी हुई। उम्र के साथ आदमी वो नहीं रहता जो। हाँ, लेकिन भूख वो तो रहती है। मैं भूखा हूं। मैं संस्कारों के पचड़े में नहीं पड़ता। मुझे कोई मुंह नहीं, बस उत्तरदायित्व से रहित कोई भी सुख मुझे मान्य है।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि छोटे से सुख के पीछे मेरे प्यार का अपमान करना ओछापन है? तुम वर्गवादी कब से हो गई? मैंने सुख की बात कही है, वर्ग की नहीं। मैं सुख के संदर्भ में वर्ग को या वर्ग के संदर्भ में सुख को नहीं देखता। यानी तुम्हें सब सही लगता है। हाँ, यही सुनना चाहती हो तो यही सही। विवाह के मंत्रों में, वेदी के धुएं में उसकी याद लिपट रही है। ये झटकना चाहती है पर नहीं कर पाती। धुआं जैसे शाश्वत हो गया है। हर वक्त एक धुंध, एक धुंधली आकृति और लच्छेदार शब्द। अब आता है तीसरा शीर्षक इस कहानी में, जिसका नाम है तिल्लाना, और ब्रैकेट में लिखा है तीसरा वर्ष। विवाह के 3 माह। उसके इर्द गिर्द धुएं की गंध अब भी पसरी है। वो निकलना चाहती है, या तो धुएं के बाहर या उसी में कैद रहना चाहती है ताउम्र। ये आ गई है। वो चौंका नहीं पर हिला जरूर है। सब कहते हैं तुम बहुत बदल गई हो। सभी क्यों? सबका नाम लेकर अपनी बात के लिए साक्ष्य क्यों तलाशते हो? शब्दों के भीतर घोलना उसने छोड़ दिया था। बातों का असर देखना चाहती थी। वो मुस्कुरा दिया, फिर उसे एकटक देखता हुआ बोला, साक्ष्य तलाशने की क्या जरूरत है? बदल गई हो इसका साक्ष्य क्या मैं खुद नहीं हो सकता हूं? 2 आंखें हैं और फिजूल सोचने वाली खोपड़ी है ना? वो पल्लू के छोर से खेल रही थी। देखो, मैं बदली हूं तो ऊपर से। यही ना कि विशाखा जैसे प्यारे नाम के साथ सुबोध जैसी पूंछ जुड़ गई है, और सुबोध के अस्तित्व का प्रमाण पत्र गले में टांगे हुए फिरती रहती है। वो सहज था या कड़वा, ये समझ नहीं पाई। क्यों? गलत है? व्यर्थ का प्रश्न था। ना, मैंने तो नहीं कहा, पर इन संस्कारों के खिलाफ थी ना तुम? व्यंग कर रहे हो? देखो, मैं आम नायिकाओं की तरह करा कर नहीं कह सकती कि मैं व्यंग के काबिल नहीं रही। मैं हूं सामने, कुछ भी कह लो। शहीद हो जाऊंगी पर खिलाफ नहीं बोलूंगी। आ गई ना हिंदुस्तानियत पर? देखो अमित, होंठ बुदबुदा कर रह गए। विद्रोह कभी मुखर नहीं हो पाता। यही कारण है कि वो रिरियाती है, कुछ कर नहीं पाती। छोड़ो भी अच्छा ये सब। क्या कर रही हो? बस सोचती हूं, कभी दालान में बैठकर, कभी सीढ़ियों पर बैठकर। क्या क्या सोचती हो? कई बातें हैं। आखिर मिडिल क्लास है, कई क्लासिकल समस्याएं हैं। तुम्हारी नेशनैलिटी इंडियन है ना, समझ लेना। मैं सोच रहा था कहोगी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। इतनी इम्पोर्टेंस? रीतिकालीन नायिका तो नहीं कि काम धाम छोड़ दूं। तो आप क्या कारोबार करती हैं? हम भी तो सुने। वो चुप रही। बताइए भी। वो फिर भी चुप रही। देखो, इतना पॉज देकर वार्तालाप मत घसीटो। आई एम बोर्ड। मणिकौल की फिल्म है क्या कोई? साप्ताहिक भविष्य देखती हूँ। क्या? हाँ हाँ, कुछ भी करती हूँ, तुम्हें क्या? हमें कुछ नहीं। तुम सोचती हो मैं भी तुम्हारे बगैर खुश रहा हूं? अपनी पेंटिंग में खुश हूं। इन मोर तोतों फाख्तों के रूप में खुश हूं। अकेले सोने, चाय बनाने और अकेले घूमने में खुश हूं। मैं खुश हूं खुद सब्जी बनाने, कपड़े धोने में। अपनी दिनचर्या मुझे सुनाकर
अपने खुश रहने की बात बताकर क्या मुझ पर एहसान कर रहे हो? तुम्हारी यही खुशी तो मैंने चाही थी। तभी तुम शान सहित उस शाम मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबी थमा कर साथ जिए गए क्षणों को डस्टबिन में गर्द की तरह झाड़ कर पूरा घर वीरान कर चली गई, है ना? जानती हो तब मैंने क्या किया था? नहीं, घर वीरान था और मैं खुद उस आदम कद आईने के सामने खड़ा हुआ था और चीख कर बोला था, आई एम नॉट लोनली, गो अवे, यू ऑल गो अवे। हाँ, तुम्हारी चीख मुझ तक पहुंची थी, फिर भी तुम चली गई। जाना जरूरी था। जाना जरूरी था? वो तैश में वाक्य को दोहरा रहा है और यह उसके पुरजोर तैश के पीछे कुछ ढूंढ निकालना चाहती है। शायद अपना अक्स, अपना वजूद, उसके क्षणों पर अपना आधिपत्य, बस सिर्फ इतना ही। और फिर यह उसकी खोज का दर्शन उसकी खुली हथेलियों में रखकर उसे बंद कर देगी शेष यात्रा के लिए। लौटने के पहले ये उस दर्शन को खोज कर निकालना चाहती है। लौटना तब उतना त्रासद नहीं होगा। तुम हर वक्त जाने की क्यों लगाए रहती हो? क्यों? रुककर गैर जरूरी तर्कों के ताजमहल खड़े करके भी क्या करोगे? तुम हर वक्त तनी रही, जाने कौन सा संतोष मिल जाता है सामने वाले को हर्ट करके। मेरा मतलब हर्ट करने का कतई नहीं था, पर अगर तुमने हर्ट महसूस किया हो तो बस आई एम सॉरी का जमा जमाया प्रेस और सारे आरोपों से बरी। तो ठीक है, आरोप फेंको। खैर छोड़ो भी यार, अब तुम रुक नहीं सकती हो। सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। नहीं, मैं ठीक था जब मैंने दर्शन से कहा था कि तुम फिर से घेरे में वापस लौट गई हो, गॉन बैक टू द स्क्वायर वन। ओके, आई टेक इट। इतना पतन भी? कहां गई वो बोल्डनेस? इसे पतन मत कहना। डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई योर ईगो बाय मियरली टॉकिंग। तो फिर आप इसे क्या नाम देंगी? पवित्रतम? ये भी नहीं। वो एक स्थिति थी जो मैंने जी। बाहर आकर सारी वर्जनाओं और परंपराओं को ताक पर रखकर, और अब यह भी एक स्थिति है, इसे भी उसी तरह जी रही जिस तरह जिया जाना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ। तो ठीक है, आपकी ईमानदारी और मेरे शब्द पतिव्रत में कोई अंतर है? मेरे लिए तो है, और खूब है। ईमानदारी और पतिव्रत दोनों अलग है। ईमानदारी मेरी अपनी चॉइस है और पतिव्रत पता नहीं किस मूर्ख मनु की थोपी हुई मजबूरी है। मैं हमेशा थोपी गई, उधार ली गई आदर्शवादिता के खिलाफ रही हूं, और आपकी? बहरहाल तर्क खूब कर लेती हूं। यह भी पति का सिखाया हुआ नहीं है, मेरी अपनी उपलब्धि है। चलो भाई, स्वीकार कर लेते हैं तुम्हारे तर्कों को। लेट अस एग्री टू डिसएग्री। जैसे एक के बाद एक खींचे गए वृत्त कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। मानती हो ना? मानती हूं, पर यह भी कि एक वृत्त से दूसरे वृत्त को क्रॉस करने से पहले वृत्त की मर्यादा भंग होती है, और मैं बार बार ये दोहराना नहीं चाहती। मर्यादा चाहे बाहर की हो या भीतर की।
उसने यूं देखा जैसे वो इसके सारे तर्कों के पीछे कुछ खोज निकालना चाहता, ताकि अपने को सही सिद्ध कर सके। पहले आदमी के चारों ओर वृत्त खींचना और उसे ट्रैप्ड देखकर उसका मखौल उड़ाना उसे अच्छा लगता है। ये इसे भी समझकर ही उसकी दोस्ती को बचा सकेगी। ये स्थिति फिर आएगी, पर ये तैयार है। इसने तब जो भी किया उसके लिए तर्कों को नहीं सहेजा था, ताकि सवाल दागने वालों को उत्तर दे सके। इसी तरह आज अपने को सही साबित करने के तर्कों की जरूरत नहीं। ये तो बस जानती है कि जो इसने किया वो सही है। उसे संबंधों की लिजलिजाहट से नफरत थी। मान्यताओं को ताक पर रखा था, पर क्या छत के नीचे रहते एक संबंध ना सही एक अंडरस्टैंडिंग नहीं पनपती? उसी अंडरस्टैंडिंग की ही तो इसे सचमुच तलाश है, पर वो बिंदु उसकी गिरफ्त से फिसलकर छूटता है। वो जानती है कि उसकी तलाश पूरी नहीं होगी। शेष रहेंगे सिर्फ अर्थहीन संवादों के घेरे, गोल गोल इर्द गिर्द घूमते धुएं के छल्ले, जो कभी आंखों में नमी भर जाते हैं, कभी गले में फांस की तरह अटकने लगते हैं और कभी गड्ढमड होने लगते हैं। वो जीता है इसी धुएं के बीच, और यह खुद ये तो जानती ही नहीं कि जीना किसे कहते हैं। और समाप्त होती है सुमति जी की कहानी शेष संवाद। अलग तरह से लिखी हुई कहानी, संवादों में अभिव्यक्त। बताइएगा कैसी लगी आपको। धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही।